फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क के ऊपर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग टॉर्क का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ बॉडीज लेंगे जो कि रोटेशनल मोशन के अंदर होंगी और उनको लेकर के जो भी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी होगी उसके बेस पर हम लोग उसका टॉर्क कैलकुलेट करेंगे कि भाई ये किस टॉर्क से रोटेशनल मोशन कर रही है। ठीक है, तो इससे हमें कैलकुलेट करना भी आ जाएगा और आपका कंसेप्ट जो है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है एक डिस्क की, जो कि डिस्क कुछ इस तरीके से है। इस डिस्क की कुछ रेडियस है कैपिटल आर और इसके अंदर इंफॉर्मेशन ये दे रखी है कि इस डिस्क से यहाँ पर एक स्ट्रिंग जुड़ी हुई है और उस स्ट्रिंग से नीचे एक मास जुड़ा हुआ है एम। ठीक है, अब ये चीज़ आपको थोड़ी सी पुली जैसी लग रही होगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही स्ट्रिंग जुड़ी हुई है। अब ये रोटेशनल मोशन के अंदर है और हमें बताना है कि ये किस टॉर्क के साथ रोटेशनल मोशन कर रही है। तो क्या आप लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हो? देखिए, अगर आपने सोचना शुरू कर दिया है तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इतनी सी इंफॉर्मेशन काफ़ी नहीं है टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था टॉर्क की डेफिनेशन के अंदर कि टॉर्क इज ए पुश और ए पुल अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि टॉर्क एक ऐसा पुल या पुश है जो कि किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड होता है, सर्कल के अराउंड नहीं। तो यहां पर यह नहीं बताया गया है कि इस डिस्क का एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां है। मतलब हो सकता है कि ये डिस्क कुछ इस तरीके से घूम रही हो, या फिर हो सकता है ये डिस्क को मैंने किसी दूसरे रॉड से अटैच कर रखा और वो कुछ इस तरीके से घूम रही हो, किसी भी तरीके से घूम सकती है। तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफाइन नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर पहले हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफाइन करना पड़ेगा। तो और इन्फॉर्मेशन देते हुए हमें कहा गया है कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्टार बना दिया। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि इसके अराउंड ही जो रोटेशनल मोशन है वो हो रहा है। एक चीज क्लियर हो गई। बात करते हैं इसकी दूसरी चीज की, जो कि है इस मास से जुड़ी हुई। अब मुझे पता है कि ये मास अगर नीचे की तरफ लटका हुआ है तो इसके ऊपर एक कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटी। वो जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू होगी एफ इज इक्वल्स टू में एम जी। ये बात हमें पता है। ठीक है, और जो इसका पोजीशन वेक्टर निकलेगा वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से निकलता है और फोर्स की टेल तक जाता है, ये बात भी हम जानते हैं। तो यानी कि ये यहां से निकला और इससे जाकर के जुड़ गया, तो ये आर वेक्टर हो जाता है। ये बात समझ में आ गई। अब ये जो हम लोगों ने इस वक्त इसकी पोजीशन मानी है, इस वक्त ये डिस्क बिल्कुल आपकी रेस्ट के अंदर है। अब होगा क्या कि जैसे ही फोर्स बढ़ेगा और ये जो मास है आपका यहां से होते हुए इस तरफ आ जाएगा, तो जो आपकी डिस्क है वो रोटेशनल मोशन कर लेगी, यानी कि टॉर्क हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो इसके बेस पर हमें टॉर्क को कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है टॉर्क इज इक्वल्स टू में आर वेक्टर मल्टीप्लाई बाय या फिर जो क्रॉस एफ वेक्टर होता है, ये बात हमें मालूम है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल्स टू में आर। अब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या है, एम जी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी? देखिए, इस सिचुएशन में, इस पोजीशन के ऊपर ये जो फोर्स है और जो पोजीशन वेक्टर है, दोनों के बीच का ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ठीक है, और जब ये नीचे की तरफ जाएगा, मतलब ये आगे बढ़ेगा ये मास, तो उस समय इसका जो रोटेशनल मोशन होगा वो कैसा होगा? बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज होगा कि नहीं, इसी तरफ घूमेगा, राइट। तो इसके अंदर हम लोग थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख देंगे। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू में आर एम जी साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू में आर एम जी। तो इसका मतलब इस सिचुएशन के अंदर इस डिस्क का जो टॉर्क होगा वो आर एम जी होगा। तो ये प्रेडिक्टेबल है, इस टॉर्क को आगे तक प्रेडिक्ट किया जा सकता है अगर ये यूनिफॉर्मली चले तो। बात करते हैं दूसरी बॉडी या फिर दूसरे एग्जाम्पल के बारे में, जो कि है एक रॉड को लेके, जो कि रॉड कुछ इस तरीके से आपके सामने पड़ी हुई है। इस रॉड के अंदर मास m है। अब याद रखिए, मास को लेके कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास यहाँ ज़्यादा है या यहाँ ज़्यादा है या फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और उससे अभी फिलहाल हमें मतलब भी नहीं है, हम लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। और इस रॉड की जो लंबाई है वो है l, ये बात भी समझ में आ जाती है। ठीक है, अब मुझे पता है कि इस रॉड के ऊपर, इसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर, फिलहाल मैं मान के चलूँ अगर इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारा मास, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा और उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा, वो कैसा होगा? वो नीचे की तरफ लगेगा, यानी कि ग्रेविटी। तो एम जी लिख सकता हूँ मैं, एफ इज इक्वल्स टू में एम जी। और मुझे पता करना है कि इसका टॉर्क कितना होगा। तो आप मुझसे कहेंगे कि ये रॉड जो है ये रोटेशनल मोशन कैसे करेगी, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन तो आपने बताया नहीं। तो इस वक्त मान लेते हैं कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में ना होके यहां पर कहीं है। जी हाँ,
हमने थोड़ा सा चेंज किया है जिससे हमें और ज़्यादा सीखने को मिले कि यहाँ पर मैंने इसको अटैच कर रखा है। अब जैसे ही इसको आप लोग छोड़ोगे तो ये रॉड का ये वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा और फिर उसके बाद यहाँ से वापस आएगा, मतलब बैक एंड फोर्थ ऑक्सीलेशन करने लगेगा। तो ये भी एक तरीके का पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। तो उसके लिए भी टॉर्क की जरूरत तो पड़ेगी ना, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन तो घूम रहा है, उसके अराउंड पुल और पुश तो लग ही रहा है। तो अब हमें इसका टॉर्क कैलकुलेट करना है और टॉर्क इज इक्वल्स टू में होता है पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स का वेक्टर। तो अब देखिए जो फोर्स है वो इसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर लग रहा है। अब कई लोग कंफ्यूज ये होते हैं कि जो फोर्स है वो इस पॉइंट के ऊपर भी तो लग रहा है, हम लोग ये भी तो कह सकते हैं। अब याद रखिए कंजर्वेटिव फोर्स लगता है जब कोई बॉडी आपकी हवा में है, तो जो उसका सारा फोर्स जो मेंटेन होता है वो उसके सेंटर ऑफ मास से होता है। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर अच्छी तरह समझाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो जो फोर्स है वो mg कुछ इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा। अच्छा, अब हमें चाहिए पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर कहाँ से निकलता है? एक्सेस ऑफ रोटेशन से, यानी कि यहां से निकलेगा और इस फोर्स की टेल तक जाएगा, ठीक है। तो यहां तक की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी भाई? टोटल लंबाई तो l दे रखी है हमें, यहां तक की लंबाई इसकी आधी हो जाएगी, ठीक है। आधा मास सेंटर ऑफ मास के इस तरफ है, राइट साइड में है, आधा लेफ्ट साइड के अंदर है, इसलिए इसकी जो लंबाई है वो l/2 हो सकती है, यानी कि l/2 में आधा मास भी आ गया। तो हम लोग लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल्स टू में 1/2l, फोर्स की वैल्यू है mg साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी? इस 1/2l या फिर r वेक्टर और f वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, सीधे सीधे नजर आ रहा है। लेकिन ये एंगल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? भाई ये अगर यहाँ से इस डायरेक्शन के अंदर जाता है और इस तरीके से पूरा सर्कल बनाओगे तो ये क्लॉकवाइज हो जाता है, और क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एंगल होता है, हम लोग जानते हैं। तो यानी कि माइनस का 90 डिग्री, तो वैल्यू रखोगे तो टॉर्क इज इक्वल्स टू में माइनस का 1/2l mg। तो यानी कि इस रॉड का जिसका सेंटर ऑफ एक्सिस यहाँ पर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसका जो टॉर्क होगा वो माइनस का 1/2l mg होगा। अब देखिए इसके अंदर एक जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि इसका एक्सिस जो है वो यहाँ हमने माना, इस साइड में माना। वहीं अगर ये एक्सिस जो है अगर बीच में होता तो केस पूरा चेंज हो जाता, क्योंकि अगर बीच में अगर एक्सिस होता तो अगर इस साइड अगर कोई फोर्स नीचे की तरफ लगता तो एक फोर्स ऊपर की तरफ भी लगता, ठीक है। तो वो पूरा एक मूवमेंट बना देते सर्कुलर मोशन का या फिर रोटेशनल मोशन का, जिसको मुझे रोटेशनल मोशन कहना चाहिए। तो रोटेशनल मोशन का एक पूरा मूवमेंट तैयार हो जाता वहां पे। तो वहां पे टॉर्क की वैल्यू बिल्कुल ये लगाती, ठीक है। वहां पे ये 1/2l की जगह पूरा l आ सकता था, लेकिन उस समय जो फोर्स लगता वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता, उस समय हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना होता। भाई आपके सामने कोई रॉड है जिसको आप लोगों ने क्या है सेंटर से कहीं फिक्स कर दिया है, तो वो खुद ब खुद तो घूमने लगेगा नहीं ग्रेविटी की वजह से, उसके ऊपर इस साइड में कोई आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वो रोटेशनल मोशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इस केस में जो फोर्स काम कर रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, कौन सा? ग्रेविटी वाला। लेकिन जब एक्सिस बीच में होगा तो उस समय ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं काम करेगा, उस समय हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग रॉड का ही लेते हैं। अब देखिए हम लोगों ने जो भी एग्जांपल किए हैं उसके अंदर जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री निकल के आई है। अब जरूरी थोड़ी है कि हर बार थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ही निकले। भाई हम लोग इसी रॉड के साथ एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इस रॉड को मैं 90 डिग्री से यहाँ पर इसको थोड़ा 30 डिग्री नीचे ले आऊँ, कुछ इस तरीके से। आप लोग देख सकते हैं कि पिछली बार बिल्कुल सीधी थी, अब वहां से 30 डिग्री जो है मैं इसको नीचे ले आया, तब क्या होगा? बहुत सिंपल है, यहाँ पर जो फोर्स है वो तो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा ही लगेगा, बिल्कुल सीधे की नीचे की तरफ। एक्सिस हमारा यहाँ पे है ही है, ठीक है। अब मेरे को निकालना है टॉर्क की वैल्यू, तो टॉर्क इज इक्वल टू में 1/2l ऐसे के ऐसे mg हमारे फोर्स की वैल्यू रहेगी साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? भाई यहां पर था तो 90 डिग्री थी, 30 डिग्री रिड्यूस कर दीजिए 90 डिग्री में से, तो बचेगा कितना? 60 डिग्री। तो साइन की वैल्यू रखेंगे 60 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू। लेकिन ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूमेगा ना, आगे की तरफ इसी तरफ बढ़ेगा, राइट। तो माइनस का 60 डिग्री, तो साइन का जो माइनस का 60 डिग्री है उसकी वैल्यू होगी √3/2 हो जाएगी। तो जो आप लोग √3/2 रखोगे तो वैल्यू निकलेगी टॉर्क की माइनस का √3/4, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा LmG। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे, मतलब माइनस का √3/4 को, तो माइनस का 0.43 LmG निकलेगा। अब देखिए जब
जो रॉड थी वो 90 डिग्री में पड़ी थी, तब माइनस का 1/2 LmG था, यानी कि 0.50, राइट। तो यानी कि जब ये 90 डिग्री में रॉड पड़ी थी कुछ इस तरीके से सीधी, और जब इसके अंदर टॉर्क आ रहा था तो ज्यादा आ रहा था, राइट। ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से जाएगी तो ज्यादा देर तक ऑक्सीलेट करेगी ना। और जब ये 30 डिग्री हम लोगों ने इसको रिड्यूस किया, मतलब यहां ले आए, तब टॉर्क की वैल्यू 0.43 हो गई, यानी कि कम हो गई। ऑब्वियस सी बात है, यहां से छोड़ेंगे तो ये थोड़े कम देर के लिए ऑक्सीलेट करेगा, ठीक है। इससे हमें ये भी क्लियर हो जाता है। अच्छा, अब आप लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे इस रॉड को जैसे जैसे आप लोग और नीचे ले जाएंगे और यहां ले आएंगे, बिल्कुल सीधा कर देंगे, तो फोर्स नीचे की तरफ और जो पोजीशन वेक्टर है वो भी नीचे की तरफ। दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यानी कि इस सिचुएशन में कोई टॉर्क होगा ही नहीं, यानी कि इसके अंदर मोशन ही नहीं होगा, ये रेस्ट में आ जाएगा। भाई पेंडुलम के साथ यही तो होता है, आप लोग बिल्कुल इसको 0 डिग्री में ले आते हो, मतलब फोर्स भी एक डायरेक्शन में है, पोजीशन वेक्टर भी एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या ऑक्सीलेट करना शुरू करेगा, नहीं करेगा। ऑक्सीलेट करवाने के लिए हमें इसे थोड़ा तो ऊपर लेके जाना पड़ेगा, इस तरफ या फिर इस तरफ, राइट। तो इस तरीके से थीटा का बड़ा रोल है इसके अंदर। तो ये हो जाती है कुछ बॉडीज जिनके ऊपर हम लोगों ने टॉर्क को कैलकुलेट किया है। अब इसी तरीके से और भी बॉडीज हैं जिनके ऊपर आप लोग टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि स्क्वायर है, राइट, स्फेयर है, राइट, या फिर कोई भी ऐसा मतलब अनडिजाइंड है, मतलब ऐसा ही कोई अटपटा सा शेप है, ठीक है। इसके अंदर अगर आपको टॉर्क कैलकुलेट करना हो तो आप लोग कैसे करोगे, तो वो आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको टॉर्क कैलकुलेट करना आया होगा। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेरी आती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।